महाराष्ट्र के यंगेस्ट मेयर नागपुर के बने, उसके बाद एमएलए बने, लीडर ऑफ अपोजिशन बने, महाराष्ट्र में बीजेपी के अध्यक्ष बने, उसके बाद शरद चंद्र पवार जी के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो यंगेस्ट मुख्यमंत्री बने, वसंतराव नाईक के बाद कंटिन्यूअस 5 साल महाराष्ट्र में जिसने मुख्यमंत्री का कारोबार संभाला वो देवेंद्र फडणवीस। संघ के करीबी महाराष्ट्र भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा, आश्वस्त चेहरा, और मैं हमेशा कहता हूँ वन देवेंद्र फडणवीस, एक देवेंद्र फडणवीस इज इक्वल 1.5 ऑफ शरद पवार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोपाल काले और आप देख रहे हो द सेकंड ओपिनियन। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ, इसके लिए मेरे को प्रोत्साहन भी मिलता है। तो आज हम बात करेंगे देवेंद्र फडणवीस के ऊपर। तो ऐसी खबरें न्यूज़ में चल रही है कि क्या देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है और क्या फैक्टर्स है जो देवेंद्र फडणवीस को भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनाने में मदद करेंगे। तो सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस, इनके बारे में हम जान लेंगे कि देवेंद्र फडणवीस, मैंने आपको बताया कि मेयर रह चुके हैं, अपोजिशन में काम किया है, एमएलए रह चुके हैं, उसके बाद भारतीय महाराष्ट्र राज्य के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और उसके बाद महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बने और अलग अलग तरह की योजना और विजनरी लीडरशिप और विजनरी प्रोजेक्ट्स उनके कैसे, और महाराष्ट्र में किस तरह से उन्होंने 5 साल का कार्यभार संभाला है, वो सारी चीजें हमने देखी है। लेकिन आज बात आएगी कि क्या महाराष्ट्र से निकाल के बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को राष्ट्रीय स्तर पर मतलब केंद्र में ले जाएगी, और अगर लेके जाएगी तो उसके पीछे क्या रीजंस है, और क्या देवेंद्र फडणवीस खुद महाराष्ट्र छोड़ के, जिनका महाराष्ट्र का खुद सपना चीफ मिनिस्टर बनने का सपना फिर से था, 2019 के चुनाव में आपने अगर देखा होगा तो उन्होंने एक बार फिर से नारा लगाया कि मैं पुन्हा इन, उसका काफी मजाक महाराष्ट्र की राजनीति में उड़ाया गया। आज भी देवेंद्र फडणवीस का मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन हाँ, जब देवेंद्र फडणवीस ने 2 पार्टियों को तोड़ के सरकार बनाई और 2 पार्टियों के साथ सरकार में आए, तब उन्होंने बोला कि हाँ मैं आया, और अकेले नहीं आया, 2 पार्टियों को तोड़ के आया। तो उसकी वजह से जो रोष महाराष्ट्र की जनता का या फिर अलग अलग पार्टी का लाइक एनसीपी एंड शिवसेना का जो देवेंद्र फडणवीस के ऊपर है, वो भी एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन आज हम उन फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो देवेंद्र फडणवीस को सच में बीजेपी का राष्ट्रीय चेहरा बना सकते हैं या फिर बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस बन सकते हैं। सबसे पहली बात, फैक्टर नंबर 1, जिस तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी को करारे हार मिली है, उस हार का नतीजा ये कि महाराष्ट्र के लीडर्स को प्रमोट करना बीजेपी की नेसेसिटी बन गई है। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश के बाद अगर सबसे ज्यादा लोकसभा में अगर किसी स्टेट का कंट्रीब्यूशन है तो है महाराष्ट्र स्टेट का। लोकसभा में जैसे उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, वहां भी बीजेपी को काफी बड़ा झटका मिला है, वहां पे बीजेपी की सिर्फ 33 सीटें चुन के आई है। उसी तरह से महाराष्ट्र में जहाँ पे 48 सीट्स लोकसभा में आती है, वहां पे बीजेपी पिछली बार 24 सीट्स पे थी और इस बार मात्र 9 सीट्स पे बीजेपी आके रुकी है। उसका रीजन है कि जिस तरह का वातावरण, जिस तरह का माहौल महाराष्ट्र की राजनीति में बन गया है, जिस तरह का कास्ट पोलराइजेशन बिकॉज ऑफ मनोज जरांगे पाटिल ने जिस तरह का कास्ट पोलराइजेशन लोगों के बीच में किया, और मराठा समाज पूरी तरह से एक हुआ है, एक होने की वजह से, और मराठा समाज के साथ मुस्लिम प्लस SC ST ये समाज एक होने की वजह से जो बीजेपी को लोकसभा में जो नुकसान हुआ है, वो नतीजा दिखाता है कि जिस तरह की सीटें बीजेपी की चुन के आई, मतलब ओनली सिर्फ 9 सीटें बीजेपी की चुन के आई, और उनके सहयोगी लाइक एकनाथ शिंदे साहब की शिवसेना, उनको 7 सीटें मिली है, और अजित दादा पवार जिनकी खुद की वाइफ सुनेत्रा पवार हार गई, और उनका सिर्फ एक कैंडिडेट उम्मीदवार चुन के आया है, वो है सुनील तटकरे। ठीक है, तो इस तरह का पराभव होने के बाद बीजेपी को अगर महाराष्ट्र बचाना है या फिर बीजेपी को अगर महाराष्ट्र में बीजेपी को फिर से खड़ा होना है, तो बीजेपी को ऐसे लीडर्स को आगे लाना पड़ेगा जो महाराष्ट्र में सच में मास बेस रखते हैं। मैं देवेंद्र फडणवीस के बारे में आपको ये बात तो नहीं बोल सकता कि वो मास बेस रखते हैं, क्योंकि इंडियन लोगों के बारे में हमेशा एक बात कहा जाती है दोस्तों कि इंडियन पीपल डोंट कास्ट देयर वोट, दे वोट देयर कास्ट। तो इसका मतलब क्या है कि जाति का राजकारण, जाति ऐसी चीज है जो कभी जाती नहीं। मराठी में कहावत है कि जातीसाठी माणूस माती सुद्धा खातो, मतलब जात के लिए आदमी मिट्टी भी खा सकता है, और उसका नतीजा क्या हो सकता है कि राजपूत नाराज, ठाकुर नाराज, ब्राह्मण नाराज, बनिया नाराज, इसका नतीजा क्या होता है ये हमने उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में देख लिया है। उसी तरह की स्ट्रेटेजी जो लोकल पार्टीज ने यहाँ पे शुरू की, और सबसे बड़ी शुरुआत अगर किसी ने की हो कास्ट पॉलिटिक्स की महाराष्ट्र में, तो शरद चंद्र पवार साहब ने की है। शरद चंद्र पवार, आपको पता है कि द ग्रेट मराठा लीडर नाम से महाराष्ट्र में फेमस है। मराठा लीडर उन्हें कहा जाता है, कोई जानता राजा बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई दैवत बोलता है, कोई विठल बोलता है, ये बात बोलने की है। लेकिन जिस तरह का माहौल उन्होंने क्रिएट किया है, और सबसे बड़ा टारगेट अगर उनका कोई है तो देवेंद्र फडणवीस है। मनोज जरांगे पाटिल जो मराठा
आरक्षण की मांग रखे हुए हैं और पिछले 1 साल से अलग अलग प्रोटेस्ट हो या फिर अनशन हो, इन पे बैठे हैं, तो उनका एक ही टारगेट है देवेंद्र फडणवीस। अभी देवेंद्र फडणवीस ही क्यों टारगेट है? ये देवेंद्र फडणवीस वही है जिन्होंने 2014 के 2019 के कार्यकाल में मराठा समाज को रिजर्वेशन दिया था और वो रिजर्वेशन उन्होंने सर्वाइव करके भी दिखाया हाईकोर्ट में। लेकिन जब 2019 में उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी इनके साथ चले गए और देवेंद्र फडणवीस को धोखा देके, मतलब देवेंद्र फडणवीस के पेट में छुरा घोंप के जब उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी के साथ चले गए, तो वही उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट में ये आरक्षण, वो रिजर्वेशन टिका नहीं पाए और जिसका नतीजा हुआ कि मराठा रिजर्वेशन जो 10% देवेंद्र फडणवीस ने दिया था, वो 10% रिजर्वेशन चला गया। अब मराठा समाज की खासियत महाराष्ट्र में है कि मराठा समाज तब तक रिजर्वेशन की मांग करना शुरू करता है जब राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार साहब सत्ता से बाहर होते हैं। हाँ दोस्तों, ये चीज बोलने की मतलब आज हर तबके के लोग बोल रहे हैं कि मराठा समाज तभी क्यों बाहर निकलता है जब शरद चंद्र पवार साहब सत्ता से बाहर जाते हैं, तब उन्हें रिजर्वेशन की याद क्यों नहीं आती जब शरद चंद्र पवार साहब जो है पावर में होते या फिर सत्ता में होते या फिर सत्ता पॉलिटिक्स में महाराष्ट्र में होती है। आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में 4 बार मुख्यमंत्री शरद चंद्र पवार साहब बने, उसके बाद सेंटर में डिफेंस मिनिस्टर बने, 10 साल तक कृषि मंत्री रहे। जब 10 साल तक कृषि मंत्री थे तो केंद्र में भी और राज्य में भी शरद पवार साहब की मतलब एनसीपी की सरकार थी। तो जब खुद की सरकार थी तब भी मराठा समाज को रिजर्वेशन उन्होंने दिया नहीं। और आपको पता होगा कि एबीपी माझा को दिए हुए इंटरव्यू में शरद चंद्र पवार साहब ने खुद कहा था कि ओबीसी में से मैं मराठा समाज को रिजर्वेशन देने की पक्ष के मांग में नहीं हूँ। ये जो मांग है कि ओबीसी से रिजर्वेशन दिया है, इसके मांग को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। मराठा समाज को अलग रिजर्वेशन मिलना चाहिए। फिर भी मनोज जरांगे पाटिल ने जिस तरह का नैरेटिव बिल्ड किया और जिस तरह का नैरेटिव सिर्फ देवेंद्र फडणवीस के आजू बाजू में उन्होंने बिल्ड किया और ब्राह्मण विरुद्ध मराठा एंड अदर समाज, उन्होंने महाराष्ट्र में जो ध्रुवीकरण तैयार किया, उस ध्रुवीकरण का नतीजा ये निकला कि उस ध्रुवीकरण की वजह से जो मराठा समाज था, जो महाराष्ट्र में डोमिनेंट कास्ट है, अराउंड 35% कहा जाता है कि मराठा समाज महाराष्ट्र में है। तो 2024 के बाद अभी जब जनगणना होगी तब हमें पता चलेगा कि महाराष्ट्र में एग्जैक्टली मराठा समाज कितना है। लेकिन मराठा समाज बड़े मात्रा में जो मनोज जरांगे पाटिल यानी इनके अनशन या उपोषण की वजह से उनके पीछे खड़ा हुआ था, मनोज जरांगे पाटिल ने वो सारा समाज महाविकास आघाड़ी के पीछे खड़ा किया और उसका नतीजा हुआ कि बीजेपी को करारे हार यानी महायुति को करारे हार इस लोकसभा चुनाव में झेलनी पड़ी। तो दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि देवेंद्र फडणवीस में ऐसी क्या चीजें हैं कि देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। सबसे पहले ये जो महाराष्ट्र में माहौल बना है कि देवेंद्र फडणवीस के जात के नाम पे टारगेट किया जा रहा है और मराठा कास्ट हो या फिर अदर कास्ट हो, उनके साथ जो इमोशनल छलावा इस महाविकास आघाड़ी के जरिए किया जा रहा है, ब्राह्मण्स को टारगेट करके, मतलब ब्राह्मण्स को गाली देने के बाद हर समाज, चाहे ओबीसी हो, चाहे मराठा हो, चाहे SC ST हो, चाहे कोई भी हो, वो खुश होते हैं। क्योंकि जिस तरह की हिस्टोरिकल बातें उन्हें कही जाती है कि हिस्टोरिकली ब्राह्मणों ने जिस तरह का अत्याचार अलग अलग जातियों पे किया, उससे अदर कास्ट के लोग खुश होते हैं। महाराष्ट्र में ब्राह्मण सही कितने, अराउंड 2% या 2.5% उनकी पॉपुलेशन कही जाती है। अगर आप पुणे जैसे शहर में गए तो वो पॉपुलेशन 10-12% हो जाती है। मतलब अगर पुणे में 10-12% पॉपुलेशन होती है तो पूरे महाराष्ट्र में अराउंड पॉपुलेशन 1% या फिर कुछ परसेंट में हो जाती है। और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आने वाले 10 साल में ब्राह्मण्स, देयर विल बी ए नेग्लिजिबल ब्राह्मण्स इन महाराष्ट्र ओनली, तो वहां पे रहेंगे नहीं। फिर लेकिन टॉपिक जो रिलेवेंट रखा है कि आज तक महाराष्ट्र में जातिवाद जो भी फैला है, आप राज ठाकरे के स्पीचेस सुन लो तो सबका एक ही कहना है कि महाराष्ट्र में जातिवाद फैलाने के पीछे सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ है तो शरद चंद्र पवार साहब। ये सबसे बड़े जातिवादी नेता, जाति में झगड़े बांटने वाले, लोगों के घर फोड़ने वाले नेता अगर महाराष्ट्र में कोई है तो शरद चंद्र पवार साहब है। तो शरद चंद्र पवार साहब जब भी सत्ता से बाहर जाते तो वही हुक्म कहकर चलाते हैं मराठा रिजर्वेशन का, और मराठा समाज उनके पीछे फिर से खड़ा हो जाता है। क्योंकि उन्हें पता होने के बावजूद कि रिजर्वेशन का सबसे बड़ा शत्रु अगर मराठा समाज का कोई होगा तो शरद चंद्र पवार साहब होंगे। तो देवेंद्र फडणवीस को राष्ट्रीय राजनीति में लेके जाने का फायदा ये होगा कि जो टारगेट हो रहा है देवेंद्र फडणवीस के नाम पे, जो टारगेट महाराष्ट्र में किया जा रहा है, वो टारगेट करने के लिए जगह नहीं बैठेगी। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की सरकार में रहेंगे नहीं। और जिस तरह की खटपट और जिस तरह की बातें न्यूज बीजेपी और आरएसएस के बारे में चल रही है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में कुछ खटपट है, तो उस खटपट को कम करने के लिए एक सरकार और संगठन में सिंक्रोनाइजेशन बना के रखने के लिए एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो सच में वहां पे काम कर पाए, जिसके पास सच में कुशलता हो। और आपको दोस्तों देवेंद्र फडणवीस के बारे में एक बात बता दूं कि देवेंद्र फडणवीस इज अ मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ अमित शाह एंड नरेंद्र मोदी। जिस तरह से अमित शाह को कहा जाता है कि अमित शाह चाणक्य कुशल संगठक है और हार्श डिसीजन लेने में बिलीव करते हैं, और नरेंद्र मोदी के बारे में जिस तरह से कहा जाता है कि विजनरी लीडर है, डेवलपमेंट है, लोगों के दिल पे राज करना चाहते हैं, लोगों के अलग स्कीम्स ला सकते हैं, और एक थॉट प्रोसेसिंग नेता है जिसकी AI टेक्नोलॉजी देखो हर चीज में उसकी पकड़ है, सीखने की आदत है, तो सीखने की इच्छा है। तो उसी तरह का अगर कॉम्बिनेशन देवेंद्र फडणवीस का
को अगर देखा जाए तो उसी तरह का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी, इन दोनों के बीच का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको देवेंद्र फडणवीस में मिलेगा। तो दोस्तों देवेंद्र फडणवीस अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के बनते हैं तो वो जो दूरी बीजेपी और आरएसएस में तैयार हुई है आफ्टर द डिफीट ऑफ लोकसभा, मतलब लोकसभा में जो भी चुनाव आए, डिफीट तो बीजेपी के नहीं हुए टेक्निकली, आज भी प्रधानमंत्री तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर इंडिया के बने हैं, लेकिन जिस तरह का उन्हें नंबर्स चाहिए थे उस तरह के नंबर्स आए नहीं, और जिस तरह का बहुत जगह पे उनको लॉस हुआ, जैसे उत्तर प्रदेश में उनकी 33 सीटें आई वहां पे लॉस हुआ। तो जो ब्लेम गेम बीजेपी और आरएस के बीच में चल रहा है और खटपट की बातें चल रही है, अगर उसे शांत करना है और आने वाले चुनाव के लिए तैयारी करनी है, मतलब 2029 के लिए हो या फिर बीजेपी बीच में अगर चुनाव कराती है उसके लिए हो, तो बीजेपी को और आरएस को उसको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा और दोनों को सिंक्रोनाइज करने का काम देवेंद्र फडणवीस कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों देवेंद्र फडणवीस नागपुर से आते और आपको पता है कि 2009 में जब लाल कृष्ण आडवाणी वेटिंग प्राइम मिनिस्टर का नारा लगाया और लाल कृष्ण आडवाणी फिर से चुनाव हार गए, तो आरएसएस ने इंटरफेयर किया और बोला कि नहीं, अभी सेकंड जनरेशन को आपको आगे लाना पड़ेगा, नेक्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप को आगे लाना पड़ेगा, और तब जाके नितिन गडकरी ये देश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उन्होंने अच्छे से कारभार चुना। उसके बाद महाराष्ट्र का सेकंड अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का बन सकता है तो वो होंगे देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के पीछे ये रीजन है, आपको पता होगा कि जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो जेपी नड्डा हाँ भले ही हेल्थ मिनिस्टर के तौर पे उन्होंने आयुष्मान योजना हो या फिर अदर कुछ योजना हो अच्छा काम किया हो, लेकिन एज अ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पूरी तरह से फेल हुए। इवन जेपी नड्डा खुद का जो स्टेट है हिमाचल प्रदेश, जहां पे बीजेपी का संगठन मजबूत है, ऐसा कहा जाता है कि आफ्टर मध्य प्रदेश हिमाचल इज आरएसएस की प्रयोगशाला। तो हिमाचल में हर 5 साल में सरकार चेंज होती है, ठीक है मानता हूं, लेकिन जिस तरह का परफॉर्मेंस बीजेपी का हिमाचल में रहा और जिस बुरी तरह से हिमाचल में बीजेपी हारी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद जेपी नड्डा भी अपने हिमाचल प्रदेश को बचा नहीं पाए। लेकिन दोस्तों एक बात और कहना चाहता हूँ कि चाहे देवेंद्र फडणवीस बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने या फिर कुछ भी रहे, तो महाराष्ट्र में इस बार बीजेपी के लिए चुनाव मुश्किल ही है। महाराष्ट्र बीजेपी के हाथ से निकल ही सकता है, निकलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि जिस तरह का कास्ट कॉम्बिनेशन महाविकास आघाड़ी के पीछे खड़ा है, मुस्लिम तब पूरी तरह से महाविकास आघाड़ी के पीछे खड़े हैं। ओबीसी जैसे आपको पता हो कि अगर 60% 60% ऑफ द ओबीसी आर इन महाराष्ट्र ऐसा कहा जाता है, तो उसमें से 60% में से अगर 50% पकड़ लो, 50-60% में से अराउंड 20% ओबीसीज आर विद द महाविकास आघाड़ी, रेस्ट ऑफ द 30% ओबीसीज आर विद द बीजेपी। बट इट डजंट मेक सेंस कि अगर 30% ओबीसी भी बीजेपी के पीछे हो तो सरकार चुन के नहीं ला सकते, और ओबीसी का एक होना बहुत मुश्किल है। मैंने आपको इससे पहले बताया कि 400 से ज्यादा कास्ट है, और सारी चीजें होने के बाद एक दूसरे के साथ जो अंतर्गत विरोध है ओबीसी कास्ट में, उसकी वजह से ओबीसी इस पोजीशन पे नहीं है कि खुद ओबीसी के भरोसे सरकार बन जाए। क्योंकि दूसरी साइड अगर देखो तो आप महाराष्ट्र में मराठा 35% है, SC ST 12% है और मुस्लिम अराउंड 12% है, तो ये कॉम्बिनेशन मिला के 50% के अबव जाता है, और 10% 20% ओबीसी का वोट पकड़ लो तो अराउंड 60% 60-65-70% वोट परसेंटेज आज भी महाविकास आघाड़ी के पास है, जो लोकसभा में आपको दिखा होगा। तो यही कॉम्बिनेशन आज आने वाली विधानसभा में भी चलेगा, और जिस दिन ये मुखोटा मनोज जरांगे पाटिल इन्होंने पहन के रखा है कि वो शरद चंद्र पवार इनके हस्तक है, मतलब शरद चंद्र पवार के कहने पे सारी चीजें करते हैं, ये तब समझेगा जब महाविकास आघाड़ी सरकार में आएगी, तभी महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन नहीं मिल पाएगा, तब मराठा समाज फिर भी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि मराठा समाज को पता है कि उनका मराठा समाज का अगर दैवत कोई है महाराष्ट्र में तो शरद चंद्र पवार साहब है। भले ही मराठा समाज के लिए शरद चंद्र पवार साहब ने कुछ भी नहीं किया, फिर भी मराठा समाज उनके पीछे खड़ा होता है। उसके अलग अलग रीजंस है, बिकॉज ऑफ द कास्ट पॉलिटिक्स एंड हेट्रेड एंड ऑल दिस थिंग्स। ओके, वो तो चलते रहता है कि महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में या फिर देश के किसी भी राज्य में जात बड़ा फैक्टर होती है, और जात इज इंपॉर्टेंट फैक्टर इन महाराष्ट्र ऑल्सो। सो देवेंद्र फडणवीस अगर राष्ट्रीय राजनीति में आते हैं तो फायदा यह होगा कि महाराष्ट्र पॉलिटिक्स से दूर जाएंगे, और जो एक ब्राह्मण कार्ड शरद चंद्र पवार साहब हमेशा कहते हैं, वो ब्राह्मण कार्ड उनके हाथ से निकल जाएगा, और इसका फायदा बीजेपी को डेफिनेटली होगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर यंग डायनेमिक लीडर अगर ऐसे बनते हैं देवेंद्र फडणवीस, तो उनकी छवि भी बढ़ेगी, उनका सम्मान भी बढ़ेगा, और आने वाले टाइम में देश के प्राइम मिनिस्टर अगर बनने की चांसेस कोई रहेंगे, जो लीडर्स 2-4 लीडर्स हमारे सामने आते हैं आफ्टर अमित शाह नरेंद्र मोदी, तो योगी आदित्यनाथ, हेमंत विश्व शर्मा हो, के अन्नामलाई हो, और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस, ये सारे लीडर्स उस लाइन में आते हैं जो एक दिन देश के प्राइम मिनिस्टर बनने की कुवत रखते हैं, या फिर उनमें इतनी क्षमता है कि देश के प्राइम मिनिस्टर बन सके। तो दोस्तों अगर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र छोड़ के अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो उनके लिए ही अच्छा होगा, महाराष्ट्र के लिए अच्छा होगा, और महाराष्ट्र और देश को बीजेपी में जो अभी मतभेद उमड़ के आ रहे हैं, या फिर जिस तरह की ब्लेम गेम एक दूसरे के ऊपर शुरू है, उसको अगर शांत करना हो तो देवेंद्र फडणवीस जैसा लीडर चाहिए जो सबको संभाल सके, और ना कि
जेपी नड्डा जैसा रबर स्टैम्प बन के काम कर सके, क्योंकि संगठन में अगर रबर स्टैम्प रहेगा तो दोस्तों वो काम नहीं कर पाएगा और इसी तरह से फैसला होगा, इसी तरह से नतीजे निकलेंगे अब जो 2024 के लोकसभा इलेक्शन में निकले। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।